Hello students, welcome to my YouTube channel Navothan Chemistry Classes. My name is Yuvanshu Saxena and in today's video I will teach you how can you write the electronic configuration of any particular element properly. Okay, so let's start our video. तो वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानने जा रहे हैं कि ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स क्या चीज़ें होती हैं, क्या टर्म्स होते हैं। ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। बेसिकली दिखने में थोड़े सिमिलर होते हैं लेकिन इनमें बहुत डिफरेंस, माइन्यूट डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए ऑर्बिट जो होगा, ऑर्बिट शब्द आपने पहले सुना होगा क्लास 9th में, या फिर जिस क्लास में आपने बोर्स मॉडल ऑफ एटॉमिक एटम पढ़ा होगा, हाइड्रोजन एटम पढ़ा होगा, बोर्स मॉडल, तो उसमें आपने पढ़ा होगा ऑर्बिट्स के बारे में। तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं? ऑर्बिट्स आर दोज डेफिनेट पाथ्स ऑन विच एनी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इनसाइड एनी एटम। मतलब इसका क्या है कि यानी कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, राउंड करते हैं, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन वो जिस पाथ पर राउंड करते हैं, सपोज दैट मान लिया कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इस पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है, तो ये जो पाथ वो ट्रेस कर रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। इसका और नाम जिसको हम कहते हैं उसको शेल बोल देते थे, फिर एनर्जी लेवल्स बोला जाता था इनको। ठीक है, तो ये इसके 3 नाम होते हैं जनरली हैं। यानी कि ऑर्बिट कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि वो निश्चित रास्ता, वो निश्चित वे जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोला जाता है। ऐसा बोर एटॉमिक मॉडल ने बताया था। ठीक है, समझ में आ गई आपको? या आपका बेसिक्स में था ये। लेकिन अब जो हम समझने आ रहे हैं ऑर्बिटल्स जो है, ये ऑर्बिटल्स आपका थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे आ जाता है। ये जो आप अभी 11th या फिर 12th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं, ये उस लेवल पे आ जाता है। तो ये ऑर्बिटल थोड़ा समझने की चीज़ है। देखिए ऑर्बिटल्स क्या चीज़ होती है। देखिए जैसे कि इसमें हमने ऑर्बिट क्या बताया था, ऑर्बिट एक डेफिनेट पाथ होता है। वैसे ऑर्बिटल एक ऐसा एरिया सपोज किया जाता है एटम के अंदर है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। समझने की कोशिश कीजिएगा इस चीज को। देखिए एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। अगर हम बोलें ऐसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है या उसका न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके पूरे वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन सब डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो होती है वो वेरी होती रहती है, किसी एरिया पे ज्यादा होती है और किसी एरिया में कम होती है। लेकिन उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इसीलिए उसकी पोजिशन को एग्जैक्टली डिफाइन करना तो इम्पॉसिबल होता है। ऐसा एक प्रिंसिपल भी दिया था हाइजेनबर्ग ने, उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी वेलोसिटी और पोजीशन को साइमल्टेनियसली डिटरमिन करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो बना के डालेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डेफिनेटली तो बता सकते हैं, लेकिन उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो मैक्सिमम बताने के लिए जो हम टर्म्स यूज करते हैं वो क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स आर दोज एरियाज और रीजन्स इनसाइड एनी एटम in which the possibility of finding an electron is maximum। ठीक है, मतलब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना जिन क्षेत्रों में अधिक होती है उन्हीं को बोला जाता है ऑर्बिटल्स। समझ में आ गया आपको ये चीज है? वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए इसे आपने पढ़ा होगा कि ऑर्बिट्स जो होते हैं, ऑर्बिट आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा 9th क्लास में, कौन से होते हैं? KL M एंड सो ऑन, ऐसे आगे वो बढ़ते चले जाते हैं। सिमिलरली जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बेसिकली 4 टाइप्स से उनको डिवाइड किया गया है। वो होते हैं S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल एंड F ऑर्बिटल होता है। समझ में आ गई आपको ये चीज है? तो शेल्स या फिर ऑर्बिट कौन कौन से हो सकते हैं, कौन से होते हैं? यानी कि फर्स्ट शेल जो हमारा होता है वो K शेल, फिर L शेल, M शेल और N शेल होता है। और सबशेल्स जो होते हैं वो या फिर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? S, P, D एंड F होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल्स का ही दूसरा नाम सब शेल होता है। ठीक है, क्योंकि वो शेल के अंदर पाए जाते हैं इसलिए उनको क्या कहते हैं? सब शेल्स बोलते हैं। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्लास होता है, कोई स्कूल होता है, स्कूल में क्लासेस होते हैं और क्लासेस के अंदर सेक्शंस होते हैं, उनको सब डिवाइड कर दिया जाता है। सिमिलरली आप कह सकते हैं कि ऐसे एक एटम होता है, एटम के अंदर शेल्स पाए जाते हैं और शेल्स के अंदर भी
सब शेल्स होते हैं। समझ में आ गई आपको ये चीज़ है? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट टर्म्स के बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो ऑर्बिटल्स जो होते हैं इन्हीं के बेस पे ब्लॉक डिवाइड किया जाता है। आपने कभी अगर सुना भी होगा किसी के द्वारा कि जो पीरियोडिक टेबल जो होती है उसको भी ब्रॉडली 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो वो इन्हीं बेसिस पे किए जाते हैं कि उन एटम्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो किस सबशेल में एंटर हो रहा है। समझ में आ गई आपको ये चीज है? चलिए ठीक है। तो देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग, जो के शेल जो यानी कि जो हमारा फर्स्ट शेल जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ एस सबशेल पाया जाता है। इसी हिसाब से एल शेल जो होता है, एल ऑर्बिट जो होता है, यानी जो हमारी सेकंड शेल जो होती है उसमें एस भी होता है और पी भी होता है। एम वाला यानी जो हमारा थर्ड ऑर्बिट जो होता है उसमें एस ऑर्बिटल भी होता है, पी ऑर्बिटल भी होता है और डी ऑर्बिटल भी होता है। और जो एन वाला जो होता है यानी हमारा जो फोर्थ ऑर्बिट जो होता है उसमें एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा, ठीक है। ये ऑर्डर बढ़ता चला जाता है कि मतलब जो हमारा नंबर ऑफ शेल होता है यानी कि जिस नंबर पर वो शेल प्रेजेंट होती है उसमें उतने ही ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई है? यानी ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स के डिफरेंस आप लोग अच्छे समझ चुके हैं। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स आर दोज एरियाज इनसाइड एनी एटम इन विच द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। समझ में आ गई आपको ये चीज है? वेरी गुड। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज क्वांटम नंबर्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है क्वांटम नंबर्स, ठीक है। देखिए जैसे कि सपोज दैट आपसे कोई भी आपका एड्रेस जानना चाहता है, जरूरी नहीं आपके लोकेलिटी का कोई रिलेटिव है, पूरे अर्थ पर, पूरे ग्लोब पर कोई भी आपका एड्रेस जानना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या जानेगा आपका, ठीक है। तो क्या करेगा वो, आपका सबसे पहले आपको अपनी कंट्री बतानी पड़ेगी, कंट्री के बाद उसमें कौन सा स्टेट है, स्टेट के बाद उसमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट में आपका जो हाउस नंबर है, फ्लैट नंबर है, जो भी है उसको एग्जैक्टली डिस्क्राइब करने के लिए हम कह सकते हैं ब्रॉडली आपको 4 पॉइंट्स बताने पड़ेंगे। सिमिलरली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जिन 4 चीजों को जरूरत पड़ती है, जिन 4 टर्म्स का हम यूज करते हैं वो कहलाते हैं क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स हमारे जो होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं। 4 क्वांटम नंबर की हेल्प से हम किसी भी एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ गई आपको ये चीजें? ठीक है। तो यदि आप समझ लेते हैं कि क्वांटम नंबर्स जो 4 होते हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 उनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अब जो हमारा जो फर्स्ट हमारा क्वांटम नंबर जो आ रहा है उसे बोला जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और इसको डिनोट करने के लिए स्मॉल n का यूज करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल n से डिनोट किया जाता है। और अगर आपको ठीक से याद होगा तो आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि n स्मॉल n जो होता है वो हमारा जो नंबर ऑफ शेल या फिर जो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे n इज इक्वल टू 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 यानी कि सेकंड ऑर्बिट, ठीक है। तो वही यहाँ पर इसका भी रोल है। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो हमको बताता है कि जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं, फिर जिस इलेक्ट्रॉन की हम इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं वो किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, किस शेल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लीजिए हम बात कर लेते हैं सोडियम एटम की, अगर हम सपोज बात कर रहे हैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आपने जूनियर क्लास में पढ़ी होगी वो कैसे लिखते हैं, 2 8 1, यानी कि उसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल में 8 होते हैं और एम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जो सोडियम एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, या फिर कह रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। तो अगर आप देखेंगे तो जो यहाँ पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो देखिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑर्बिट में आ रहा है, यानी कि जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है। इसीलिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। समझ में आ गई आपको ये चीज है? इसका मतलब ये हम एटम के अंदर जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो किस शेल या फिर किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, वही उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर एन की वैल्यू होती है। ये चीज समझ में आ गई आपको है? वेरी गुड। इसका मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज क्या होता है, वो हमको बताता है कि जो हम जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो किस ऑर्बिट में डिसाइड करता है, किस शेल में डिसाइड करता है। समझ में आ गई आपको ये चीज है? चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ लेते हैं, हम लोग स्टडी कर लेते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर के बारे में, ठीक है। तो सेकेंड क्वांटम नंबर जो आ रहा है उसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर इसका जो दूसरा नाम जो होता है जो बहुत कम यूज किया जाता है वो होता है एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम
क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसको डिनोट किया जाता है एल से, ठीक है। एंगुलर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। अब देखिए इसका रोल क्या होता है। जैसे पिछला वाला जो था वो हमको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, वैसे ये हमको बताता है कि वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो किस सबशेल में प्रेजेंट है। ये बताता है हमको किसके बारे में, सबशेल के बारे में बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सबशेल में प्रेजेंट है। समझ में आ गई आपको ये चीज। ऐसे हमने बताया भी था सबशेल्स या फिर ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो हम जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं वो किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो हमको कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग की जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एल यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए ऐसा आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन की वैल्यू तो सिंपली कैलकुलेट हो जाती है कि उसको जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा ऑर्बिट में प्रेजेंट है वही उसके लिए एन की वैल्यू होती है। लेकिन जो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है उसको निकालने के लिए वो होता है एन इज इक्वल टू एल माइनस 1। समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी कि जो n की वैल्यू होती है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए उसमें से 1 माइनस करने पर हमको पता चल जाएगी उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। देखिए मैं इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो पहला एग्जांपल लिया था यानी कि वो सोडियम का 281, फिर से हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमने अभी निकाला भी था कि n की वैल्यू क्या आई थी, 3 आई थी। क्यों? क्योंकि इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके थर्ड ऑर्बिट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी इसके लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है। लेकिन इससे हम ये कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर L की वैल्यू 2 तो हमें पता लग गई है, लेकिन ये कौन सा सबशेल है, S है, P है, D है या फिर F है, वो कैसे पता चलेगा। तो आपको इसको ऐसे ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर अगर किसी भी चीज के लिए L के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर L की वैल्यू 0 है तो वो S ऑर्बिट में आता है, अगर L की वैल्यू 1 है तो वो P ऑर्बिटल में होता है, अगर L की वैल्यू 2 है तो वो D ऑर्बिटल में होता है, और अगर L की वैल्यू 3 है तो वो F ऑर्बिटल में होता है, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रहेगी। वेरी गुड। यानी कि अगर L की वैल्यू किसी इलेक्ट्रॉन के लिए 0 मिल रही है इसका मतलब वो S सबशेल में है, 1 है तो P में, 2 है तो वो D और सबशेल में है, और अगर 3 मिल रही है L की वैल्यू तो वो F सबशेल में होगा, ठीक है। तो यानी अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कैसे आपको यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू क्या मिली है, 2 मिली है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सा सबशेल में प्रेजेंट होगा, D सबशेल में प्रेजेंट होगा। समझ में आ गई आपको ये चीज है। वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग हैं। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ऑर्बिटल्स है फिर सबशेल्स के बारे में, तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमको सिर्फ सबशेल के बारे में ही नहीं बल्कि उसके शेप के बारे में बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है फिर जिस सबशेल में प्रेजेंट है उसका शेप कैसा होगा। तो चलिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड क्वांटम नंबर के बारे में। और थर्ड क्वांटम नंबर जो हमारा होता है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, ठीक है। आपको नोटेशंस भी याद रखने हैं कि जो हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो उसको स्मॉल n से दिखा रहे थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l से, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से दिखाते हैं, स्मॉल m से दिखाते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप थोड़ी देर पहले बताया भी था हमने कि जो n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमको बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, जो हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमको इलेक्ट्रॉन के सबशेल या फिर शेप ऑफ सबशेल के बारे में बता रहा था। और ये जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है ये हमको बताता है उस सबशेल के ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ द सबशेल। ये हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो बताता है ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल के बारे में। अब ये ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, देखिए जैसा कि आपने सुना भी होगा कि वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम जो होता है वो 3D क्वांटिटी मानी जाती है। 3D होता है या वॉल्यूम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर मान ली स्पेस में प्रेजेंट है तो उसका कोई ना कोई एक ओरिएंटेशन रहा होगा, ठीक है। तो अगर मान लिया आपको थोड़ा एग्जांपल देके बताते हैं। देखिए जो s ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। ये ऑब्जर्व किया गया स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा कि जो s सबशेल होता है उसका शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। और जो p ऑर्बिटल जो होता है उसका शेप होता है डम्बल शेप्ड, ठीक है। अब डम्बल शेप का मतलब क्या होता है, जैसे आपने इन्फिनिटी लूप देखा होगा,
ये वो इस शेप का होता है, इन्फिनिटी लूप जो है यही शेप होता है पी ऑर्बिटल का। आप स्फेरिकल तो जानते हैं कि बॉल शेप जो होता है वो स्फेरिकल होता है। अब यहाँ पर सबशेल का मतलब मैंने आपको बताया भी था कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो कोई भी सबशेल जो होता है उसकी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं होती है। ऐसे एटम की कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है, वैसे सबशेल की भी कोई डेफिनेट बाउंड्री नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये नहीं है यहाँ पर, इसका मीन्स यहाँ पर ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने ही एरिया में एक बाउंड्री बना रखी उन्होंने, वो इसी के अंदर रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं, हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के बारे में। इसका मतलब ये है कि इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन इसके बाहर नहीं हो सकते हैं, बट हाँ उसकी पॉसिबिलिटी कम है इस रीजन के कंपैरिजन में, ठीक है। तो पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप्ड होता है, ठीक है। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि देखिए स्फेरिकल या फिर कोई भी स्फीयर जो होता है वो 3D में तो ऑल डायरेक्शन सेम लगेगा, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं पी ऑर्बिटल की, यानी इस शेप की अगर बात कर लेते हैं, सपोज दैट अगर मान ली हम ये वाला इसको एक्स एक्सिस बोल दे रहे हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर है, ये मान ली ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है हमारा इधर वाला। तो ये अगर ये जो पी ऑर्बिटल जो है वो अगर एक्स एक्सिस के लिए इंक्लाइंड है, यानी जो उसका ओरिएंटेशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो उसको बोला जाता है पी एक्स ऑर्बिटल, ठीक है। पी और सबस्क्रिप्ट में एक्स, पी इसको क्या बोलेंगे, पी एक्स ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लिया वो इस तरह से यहाँ ओरिएंटेड है, वो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो पी ऑर्बिटल का जो एक्सिस है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, तो उसे बोला जाएगा पी वाई। और सिमिलरली अगर वो इस तरह से ओरिएंटेड है तो उसे बोला जाएगा पी जेड ऑर्बिटल। समझ में आ गई आपको ये चीज है, वेरी गुड। और यही हमको बताता है एम, यानी जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो यही बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जिस सबशेल में प्रेजेंट है उसका ओरिएंटेशन क्या होने होगा, ठीक है। समझ में आ गई आपको ये चीज है, वेरी गुड। चलिए अब आपको थोड़ा हम और आगे बताने जा रहे हैं। देखिए आपको ध्यान रखना है ये चीज है कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो उसमें सिर्फ एक ऑर्बिट होता है, एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है, यानी कि उसमें सिर्फ एक बॉक्स से उसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। एस सबशेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसको उसमें 3 बॉक्सेस से उसको डिनोट किया जाता है। और डी सबशेल में 5 होते हैं, ठीक है। डी सबशेल में 5 होते हैं और एफ सबशेल जो होता है उसमें 7 होते हैं, ठीक है। इसमें 7 होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो बॉक्स दिखा रहे हैं, बॉक्स क्या चीज है, बॉक्स जो है वो ऑर्बिटल या फिर सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आपको याद रखिएगा ये चीज को कि कोई भी एक बॉक्स या फिर एक ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, इस तरह से, ये और ये। अगर मान लिया हम एक बॉक्स में क्या बताया, एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट किया जा सकता है, तो उसको ऐसे नोट करते हैं, या फिर हाफ एरोज से, या फिर इसको ऐसे फुल एरोज से भी डिनोट किया जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एस ऑर्बिटल जो होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर मान लीजिए इस हिसाब से कोई भी अगर कह रहा है कि एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो यानी कि एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर मान लीजिए कोई भी सबशेल इनमें से कंप्लीटली फिल्ड है तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। हमारा जो 4th क्वांटम नंबर आ रहा है उसे बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये हमारा 4th क्वांटम नंबर है, इसे कहा जाता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। और इसे स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है। देखिए स्पिन का आप जानते भी, स्पिन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का रोटेट होना, ठीक है। जैसा कि आपको पता है अभी अर्थ जो है वो जैसे कि सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, साथ साथ अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व करती है, रोटेट करती रहती है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जैसे न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं और साथ साथ अपने एक्सिस पर भी रोटेट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इनका जो स्पिन जो होता है, इनका जो रोटेशन जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है, पहला तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर मान लिए कोई भी सपोज मान लिए एक हम सबशेल दिखा रहे हैं, एक ऑर्बिटल दिखा रहे हैं और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने आपको पहले दिखाया भी था, उसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से एक क्लॉकवाइज घूमेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ऐसा क्यों होता है, ताकि इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो कम से कम लगे। समझ में आ गई आपको ये चीजें,
ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस पर किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। समझ में आ गया आपको ये चीज है इसका। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू जो होती है वो सिर्फ दो हो सकती है, वो है +-1/2। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। फिलहाल जनरली जो अगर मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू +½ है, इसका मतलब वो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। अगर वो -½ है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, तो चलिए अब जरा सारी क्वांटम नंबर को सम अप कर लेते हैं। हमने क्या बताया था आपको, देखिए n जो है हमारा, जो स्मॉल n जो है बता रहा था हमको ऑर्बिट के बारे में, या फिर कह सकते हैं शेल के बारे में बता रहा था। ठीक है, और जो हमारा सेकंड वाला जो था वो था l, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको बता रहा था किसी भी सबशेल के शेप के बारे में, शेप ऑफ सबशेल के बारे में। ठीक है, और जो m जो था, m बता रहा था हमको उसके ओरिएंटेशन के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल के बारे में, ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल के बारे में। ठीक है, और सिंपली s जो है वो क्या बता रहा था, स्पिन के बारे में बता रहा था। ठीक है, अब देखिए हमने आपको n की वैल्यू निकालना बता दिया, L की वैल्यू निकालना बता दिया, S की वैल्यू निकालना बता दिया, लेकिन M की वैल्यू जो होती है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट होता है, उसको लिए समझना है। तो आपको थोड़ा अभी अब बताने जा रहे हैं इस चीज को। तो देखिए ध्यान से कैसे समझते हैं इसको है। देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए M की यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है -L से लेकर के 0 को इंक्लूड करते हुए +L तक। अब इसका मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए जैसा कि आपने नंबर लाइन देखी भी होगी, तो यहाँ पर सेंटर मान ली अगर 0 है तो अगर यहाँ पर कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है, अगर मान ली +1 है तो यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर -2 होता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू जो है वो 0 है सपोज दैट, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 0। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू 1 है सपोज दैट, मान लीजिए उसकी L की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो उसके लिए M की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, देखिए M की वैल्यू क्या हो जाएंगी, -1 होगा उसमें, +1 होगा उसमें, और साथ में 0 भी होगा उसमें। समझ में आ गई आपको ये चीज है। चलिए अब इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। देखिए सोडियम की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सोडियम क्या था हमारा 2, 8, 1, यही तो था हमारा। हम फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए हमने निकाली थी, n की वैल्यू हमारी 3 आई थी, L की वैल्यू n-1 यानी कि 3-1 कितनी हो जाएगी, ये 2 हो गई थी जाकर के। ठीक है, अब m की बात कर लेते हैं, m कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको बताया है m कैसे निकालते हैं। m होता है कि -L यानी कि -2 हो जाएगा, से +L तक यानी कि +2 तक, इंक्लूडिंग 0। अब 0 इंक्लूड कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके बीच की चीजें चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। 0 के बाद क्या आएगा, यहाँ पर +1 आएगा, और इधर के लिए -1 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ रही है इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, m की वैल्यू हमारे लिए 5 आ रही जा करके हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो हमारा S सबशेल जो होता है उसमें एक बॉक्स बनाया था हमने आपके लिए, P वाले में 3 बॉक्सेस होते हैं। लेकिन इसका मतलब कैसा हम लोग क्यों करते हैं, देखिए आपको एग्जांपल से बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी आपको थोड़े पहले हमने बताया था, मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू मान लीजिए 2 है सपोज दैट, n की वैल्यू उसके लिए क्या है, 2 है, तो इस बेस पर L की वैल्यू क्या हो जाएगी इस इलेक्ट्रॉन के लिए, 2-1 यानी कि L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और हमने बताया आपको M की वैल्यूज क्या बताती है, हमको M की वैल्यू बताती है कि उस जो हमारा ऑर्बिटल जो है उसका ओरिएंटेशन क्या है, वो स्पेस में किस तरह से वो अरेंज्ड है और किस तरह से वो प्लेस्ड है। ठीक है, तो M की वैल्यू क्या हो रही थी, -L से लेकर के +L तक इंक्लूडिंग 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, L की वैल्यू क्या है, 1, यानी कि -1 से लेकर के +1 तक इंक्लूडिंग 0। अब देखिए इन दोनों के 0 और +1 के बीच में कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब m की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिल गई है, 3 मिल गई है, इसलिए यहाँ पर 3 बॉक्सेस को ड्रॉ किया जाता है। और देखिए ये टेक्निकली परफेक्ट भी है। क्यों टेक्निकली परफेक्ट है, देखिए हमने आपको बताया था कि p ऑर्बिटल जो है वो 3 तरह से ओरिएंटेड हो रहा था। पहला था px, py और pz, क्योंकि उसमें 3 एक्सिस हो रहे थे, तो इसीलिए हमारा मान लेते हैं जो हमारा फर्स्ट बॉक्स जो है वो px है, सेकंड वाला py है और थर्ड वाला pz। इसी तरह से आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, n=3 के लिए, n=4 के लिए, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि क्यों d ऑर्बिटल में 5 बॉक्स ड्रॉ किए जाते हैं और क्यों f ऑर्बिटल में 7 बॉक्सेस ड्रॉ किए जाते हैं। समझ में आ गई आपको ये चीज है, वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग हैं। और
समझ लेते हैं कुछ ऐसे रूल्स के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर उनके बिना आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ही सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको जो क्वांटम नंबर्स पढ़ाए थे वो आपके बेसिक्स थे, वो आपकी फाउंडेशन थी, जिसकी वजह से आप बहुत इजीली समझ पाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना और उनके रूल्स के बारे में। ठीक है, रूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग हैं। तो हमारा पहला रूल जो आता है, फिर उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल। ठीक है, हमारा जो पहला रूल जो है, फिर पहला प्रिंसिपल जो आ रहा है उसे कहते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल। ठीक है, तो ऑफ बो प्रिंसिपल का आप लोग स्टेटमेंट सुन लीजिए, ये भी पूछा जाता है, आप लोग उसको एज टेज एग्जाम में लिख सकते हैं। ऑफ बो प्रिंसिपल बोलता है कि पहले आप इसको हम थोड़ा इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं कि ऑफ प्रिंसिपल बताता है कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अगर मान लिया आपको फिलअप करना है, इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करना है, तो उनको हमेशा सबशेल्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज करना होगा। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए इलेक्ट्रॉन अगर मान लिया आपको सबसे पहले फिल करना है तो कैसे फिल करेंगे उसको, सबसे पहले आपको लोअर एनर्जी वाला सबशेल भरना पड़ेगा, उसके बाद हायर एनर्जी वाला, फिर उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाला। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, मान लिया आप सोडियम की बात कर ले रहे हैं, सोडियम का नंबर क्या होता है 11 होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले आप यहाँ पर सबसे पहले वैलेंस शेल में 2 भर दें जा करके, फिर यहाँ पर 8 भर दें और यहाँ पर 1 भर दें, ऐसा तो नहीं होता है ना। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाले में 2 भरते हैं, फिर लास्ट सेकंड वाले में 8 और लास्ट वाले में 1 फिल करते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यही रूल जो होता है वो ऑर्बिटल्स पर भी अप्लाई होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो ऑर्बिटल में कैसे फिलअप किए जाते हैं। अब देखिए इसका स्टेटमेंट जो है वो इंग्लिश में हमारा स्टेटमेंट इसका ये होता है कि द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड एनी ऑर्बिटल्स आर filled according to the increasing order of their atomic orbitals। ठीक है, अब देखिए ये तो बात आपको समझ में आ गई कि हमको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको फिल करना है इलेक्ट्रॉन्स को है, लेकिन हमें किसी भी ऑर्बिटल या फिर सबशेल की एनर्जी कैसे पता चलेगी कि उसकी एनर्जी इस वाले ऑर्बिटल से कम है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम मिल रहा है, डायग्राम बनाने को भी आता है कभी कभार, फिलहाल आपको ये याद भी होना चाहिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एनर्जी किसी भी ऑर्बिटल के एनर्जी को कंपेयर या फिर डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो इसका डायग्राम बनाना बहुत सिंपल है। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे थे फर्स्ट ऑर्बिट की है, हमने आपको बताया भी था जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट जो होता है उसमें सिर्फ एक सबशेल होता है, वो कौन सा होता है, एस सबशेल होता है। इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे क्या, 1s लिखेंगे। ठीक है, हमारा जो सेकंड सबशेल होता है, सेकंड ऑर्बिट जो होता है उसमें 2 होंगे जा करके, यानी उसमें 2s भी होगा और 2p भी होगा, और थर्ड वाले में 3s 3p और साथ में 3d भी इंक्लूड किया जाएगा। इसी तरह से 4s 4p 4d और इस वाले में 4fp इंक्लूड किया जाएगा, 5s 5p 5d, इस वाले में भी 5f आएगा। अब डिक्रीज करने लगेंगे हम लोग, यानी कि 6s 6p 6d। ठीक है, बस यहीं तक आएगा, और 7th वाले में 7s और 7p, बस यहीं तक हमारे नोटेशंस होते हैं। ये आपने लिख लेना इस चीज को ऐसे है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, इसको कैसे हमको ऑर्डर इसका कैसे बनाना है। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान रखना है, आपको ये डायगोनल बनानी है। मतलब क्या है कि जो आपका जो पेज है, फिर जो भी बोर्ड आप जहां पर भी राइट कर रहे हैं, फिर जहां पे आप स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं, तो यानी कि स्क्रीन का जो हमारा ये टॉप राइट कॉर्नर जो है, टॉप राइट कॉर्नर से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर तक आना है। ठीक है, इसका मतलब इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, एरोज ड्रॉ करना है। देखिए कैसे, यहाँ पर मैं इसको ऐसे इंटरसेक्ट कर दिया, एरो भी लगाते चलना साथ में, यहाँ पर इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर दिया। यहाँ पर सिर्फ पैरेलल लाइंस, आपको कुछ भी नहीं सोचना है हमें किसको कट करना है किसको नहीं करना है, वो अपने आप से ऑटोमेटिकली कट होते रहेंगे, आपको बस पैरेलल एरोज ड्रॉ करने हैं साथ में इसके हैं। ठीक है, ये बस इस तरह से आपको पैरेलल एरोज ड्रॉ करते जाने हैं, आपका सारा काम अपने आप बनता चला जाएगा। ठीक है, इसको आप आगे तक बढ़ाते चले जाएंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो ये फर्स्ट वाला जो इसका हेड जो है वो सेकंड वाले के टेल से अटैच करना है, इस तरह से, इस वाले का इस वाले की टेल से, इस वाले का इस वाले की टेल से। ठीक है, तो आपके सामने देखिए एक सीक्वेंस बनता चलाएगा। आप देखिए आपको मेरे संग इसको कैसे इसको रीड करना है, देखिए कैसे पढ़ेंगे। देखिए हम लोग यहाँ से चलना स्टार्ट किया, रास्ते में क्या मिला हमको, 1s मिला, और आगे बढ़े, मूव ऑन किया, चलते चले क्या मिला, 2s मिला, 2s के बाद 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, ऐसे चलता जाएगा। तो देखिए आपका हमने सीक्वेंस बनता चला रहा होगा, और ये सीक्वेंस जो होता है ये हमको बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जिस सेक्शन में प्रेजेंट होगी उनकी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। इसका मतलब सबसे कम एनर्जी किस ऑर्बिटल की होती है,
1s ऑर्बिटल की होती है। उसके बाद कौन सा आएगा 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। समझ में आ गया आपको ये चीजें? वेरी गुड। अब देखिए अगर आप मान लीजिए ये डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा तो आप जब इसको एक रफ पेज पे लिखेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी एक सीरीज बन के आएगी, वो होगी 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, और इसके बाद क्या आएगा 4s आएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने ये एक सीरीज बनती चली जाएगी आपके आगे। ठीक है, तो यही सीरीज जो है ये बता रही है कि क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, किसकी? सब शेल्स की इंक्रीजिंग ऑर्डर को बता रही है। समझ में आ गई आपको ये चीज है? तो यही ऑफ द प्रिंसिपल बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर मान लिया आप सब शेल में फिलअप करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, उनको आप उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में उसको अरेंज करना, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना पड़ेगा। समझ में आ गई आपको ये चीज है? वेरी गुड। जो हम लोग अगला जो रूल पढ़ने आ रहे हैं, अगला भी प्रिंसिपल ही है, उसे बोला जाता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखिए ये प्रिंसिपल जो होता है ये हमको क्या बताता है? आपको पता है एक्सक्लूजन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को रिमूव कर देना, उसको एग्जेम्प्ट कर देना, उस चीज को हटा देना वहां से। इंक्लूड होता है वैसे ही एक्सक्लूड भी होता है, उसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब ये है कि ये रूल जो प्रिंसिपल जो होता है वो ये स्टेट करता है कि किसी भी एटम के अंदर प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। हमने क्या बात बोली है? अभी मान लीजिए कोई भी एटम है, एटम के अंदर अगर कोई भी आप 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं तो उन 2 इलेक्ट्रॉन को जब आप कंपेयर करेंगे तो उनके लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी, कहीं ना कहीं पर चेंज जरूर आएगा। तो चलिए जरा अब इस प्रिंसिपल को एक एग्जांपल समझ लेते हैं। वो एग्जांपल ये है कि सपोज दैट सोडियम की बात कर रहे थे। चलिए सोडियम की कन्फिगरेशन नॉर्मल वाली क्या होती है 2 8 1। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं इसके फर्स्ट वाले ऑर्बिट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले सेल की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेल के लिए फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है? 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, मान लीजिए इन्हीं कंपेयर कर लेते चलिए हम लोग हैं। तो इसके लिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए n की वैल्यू क्या है? 1 है, यानी कि L की वैल्यू क्या होती है? 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगी। और इसी हिसाब से M की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। M की वैल्यू 0 यानी कि अभी तक दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए N की वैल्यू 1 है, L की वैल्यू 0 है और M की वैल्यू 0 है। लेकिन जब बात आएगी S के लिए तो S की वैल्यू क्या होती है? हमेशा है ±½ ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे या आपको ये प्रिंसिपल आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लिए यहाँ पर देखिए ये सेम इनका ऑर्बिट भी है, सेम इनका सबशेल भी आ रहा था, लेकिन इनका स्पिन क्या था? अपोजिट स्पिन हो गया जाकर के। अब देखिए स्पिन आपको वैसे तो नॉर्मल लग रहा होगा कि ±½ का वैल्यू यहाँ पर क्या है, इसका एग्जिस्टेंस क्या है, लेकिन जब बात कर रहे हैं यहाँ पर ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की है तब यहाँ पर इसकी अहमियत पता चल रही है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एस की वैल्यू ही ना होती तो क्या आप इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर कर पाते? नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? इनसाइड एनी एटम नो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव द सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के पास सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू एक जैसी सेम नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये चीज है? चलिए आप पढ़ जा रहे हैं हम लोग। जो हमारा थर्ड और लास्ट रूल जो होता है वो हमारा कहता है हुर्न्स रूल ऑफ, उसका नाम है हुर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, अब देखिए ये रूल हमारा क्या बताता है? ये रूल का पहले आप हिंदी में स्टेटमेंट समझ लीजिए। देखिए अगर मान लीजिए हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हर ऑर्बिटल को आपको पहले सिंगली ऑक्यूपाई करना है, उसके बाद पेयरिंग करनी है। अब इसका मतलब समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कोई ऐसा हमारे पास इलेक्ट्रॉन है इसके लिए उसका एक सबशेल पड़ रहा है आकर के 3p6 है। सपोज दैट उसके पास क्या है? 3p6 है। या फिर तो आप उसको कैसे फिल करेंगे उसको? देखिए p ऑर्बिटल में कितने बॉक्सेस बनाते थे हम लोग? 3 बॉक्सेस बनाते थे। तो देखिए आप अगर नहीं आपने पढ़ा होगा, आपको ये हुर्न्स रूल नहीं पता तो आप कैसे फिलअप करेंगे? 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 तो पूरे फिल हो गए, बात वहां तो ठीक है, लेकिन इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, करेक्ट तरीका क्या है, उसके लिए यही हुर्न्स रूल बताता है। हुर्न्स रूल कहता है कि सबसे पहले आपको हर ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई करना इलेक्ट्रॉन से। सबका मतलब हर ऑर्बिटल को सबसे पहले आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, भले ही आपको कितने भरने हैं। सबसे पहले 1 2
3। अब जगह नहीं है यहाँ पर, हमको भरने अभी 6 है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, रिपीटेशन करना है 4 5 6। समझ में आ गया आपको चीज है। हुनसुल क्या कहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे के सारे ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई करना है और उसके बाद उनको उनमें पेयरिंग करवानी है। समझ में आ गया है। चलिए अब आगे एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई केस है उसमें D7 बन रहा है करके, मान लीजिए केस हमारा बनाया करके 3D7, तो D ऑर्बिटल में कितने हमारे बॉक्स बनते हैं, 5 बनते हैं, 1 2 3 4। तो आपको D7 कैसे करना है, ये नहीं करना है कि आपको सबको पहले 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, हुनसुल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन पुट करना है, 1 2 3 4 5। अब स्पेस नहीं है, अब यहाँ पर रिपीटेशन करना, अब पेयरिंग होगी 6 7। तो ये हमारा करेक्ट तरीका है किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का। तो हमने आपको 3 रूल्स पढ़ाए हैं। सबसे पहला क्या पढ़ा है, तो ऑफ प्रिंसिपल वो बता रहा, उसका उस स्टेटमेंट यही था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले फिल करने के लिए उनको सबसे पहले उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में उनको फिल करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। सेकंड हमारा जो रूल था वो था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसका मतलब वो ये कह रहा था कि किसी भी एटम के अंदर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सारे के सारे क्वांटम नंबर्स की वैल्यू एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती है। और हमारा जो थर्ड रूल जो है, हुनस रूल है, वो ये कहता है कि किन्हीं भी ऑर्बिटल्स में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन को सिंगली ऑक्यूपाई करना है और उसके बाद में उनमें पेयरिंग करवानी है। समझ में आ गई आपको ये चीज है, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं और अब पढ़ लेते हैं हम लोग का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग आपको ये वीडियो बता रहे हैं, वो क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है किसी भी एटम की है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग बात कर ले रहे हैं मैग्नीशियम की हैं, तो मैग्नीशियम के नंबर क्या होता है, 12 होता है। तो आपको सबसे पहले ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमारा जो सीक्वेंस जो था वो आपको तो हमेशा याद रखना है, कम से कम स्टार्टिंग के कुछ सबशेल का तो याद रखना ही है, वरना फिर आपको वो डायग्राम बना करके आपको रिवाइज करना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है। तो वो हमारा क्या था उसका 1s देन 2s देन 2p 3s 3p 4s, ठीक है। आगे सो ऑन जो भी है, फिलहाल अभी हम लोग को 12 तक भरना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं समझना है, आपको एक सिंपल सा एक ट्रिक याद रखिएगा आप लोग। देखिए आपको 12 तक पहुंचना है, किसी भी तरह से आपको 12 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। देखिए एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम में 2, यानी कि हमने 2 इसमें फिल कर दिए हैं। फिर एस मिल गया हमको, फिर से 2 यहाँ पे फिल करना है। आपको क्वेश्चन नोटिस करना है, सिर्फ सबशेल को देखना है, सिर्फ और सिर्फ सबशेल को देखना है, ठीक है। 2 + 2 4 फिलअप हो चुके हमारे ऑलरेडी हैं। हमको कहां तक पहुंचना है, 12 तक पहुंचना है, ठीक है। तो हमारा पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते थे, 6, यानी कि 2 + 2 4 एंड 6 10 हो चुके हैं हमारे पास, और 2 बच रहे हैं, यानी कि 2 कहां पर आएंगे, वो इस वाले में जाएंगे। यानी हमारी इतनी ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनफ है, और यही हमारी मैग्नीशियम की करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी जरूरत नहीं हमारे लिए, वो आगे जब फर्दर नंबर्स के ऊपर बढ़ेंगे जाकर के तब इसकी जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गई आपको ये चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखनी है, वेरी गुड, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट हम लोग कह दे रहे हैं कि मान लीजिए क्लोरीन के बारे में बात कर ले रहे हैं, क्लोरीन का नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो 7 उसके लिए वैसे ही करना पड़ेगा। फिर से ऑफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या करना है कि सारे के सारे सबशेल को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में अरेंज कर लेना है, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, ठीक है। तो फिर से 2 2 6 2 6, ठीक है। तो देखिए आप कितने पहुंच चुके हैं, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12, और हमको चाहिए कितना 17, यहाँ पर 6 नहीं, इसका मतलब हमको सिर्फ 5 चाहिए, तो 5 हमारे यहाँ पर फिल हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर इसके जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल देखिए क्या क्लोरीन का होगा, 3s, यानी कि वैलेंस शेल कौन सा था, थर्ड शेल ही तो होता है बेसिकली है, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो यहाँ पे 3s और 3p जो ये क्या है, इसके वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं। अब अगर मान लिया आपसे बोला जा रहा है कि आपको 3p5 का डायग्राम ड्रॉ करना है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे उसको, आपको पहले p ऑर्बिटल बना देना है 1 2, और p में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 5 फिल करने हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं करना है। हुनसुल क्या कहता है, सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन को सिंगली ऑक्यूपाई करना है, ठीक है, 1 2 3, और फिर पेयरिंग करनी है 4 5। देखिए दिख तो ये लगभग सिमिलर ही रहे हैं, लेकिन हमारा करेक्ट रूल क्या है ये, क्योंकि मान लिया कुछ केस पे ये चीज एप्लीकेबल हो जाएगी, लेकिन हर केस पे ये चीज एप्लीकेबल ऐसे वाली नहीं होगी, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और समझ लेते हैं कुछ एक्सेप्शन के बारे में। इसका जनरली एक ही एक्सेप्शन होता है और इसके बाद हमारा आज का लेक्चर ओवर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन इसका ये बोलता है कि एक्सेप्शन जो इनके लिए होता है वो ये बताता है कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड से। ठीक है, ज्यादा स्टेबल होते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड से। अब इस चीज का मतलब क्या है, देखिए हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ज्यादा स्टेबल इनकम्प्लीटली फिल्ड से, इसका मतलब कोई एग्जांपल से बता देते हैं। सपोज दैट अगर हम बात कर लेते हैं क्रोमियम की बात करते हैं, चलिए ठीक है। तो क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लिया हम लिखना चाहते थे कैसे लिखेंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड लास्ट में 3d। तो हमको पता होगा कि क्रोमियम का नंबर कितना होता है, बताइए क्रोमियम का नंबर कितना होता है, 24 होता है क्रोमियम का नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसको फिल कर लेते हैं। कैसे आएगा देखिए, ये 2 2, ठीक है, यहाँ पर 6 फिर 2 फिर 2 फिर यहाँ पर 2 और डी में लास्ट में कितना जाएगा करके 4। अगर मान लिया आप इसको सम करेंगे जाकर के, देखिए 24 हो जाएगा। कैसे, देखिए 2 + 2 4 + 6 10 12 18 20 एंड इसमें 24 हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी शायद कि यहाँ पर देखिए होना चाहिए 3s 3p 3d, लेकिन 4s यहाँ पर पहले आ रहा है। अब देखिए ये ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आप यहाँ पे इसको n+l रूल से सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर उसी में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर ये होनी चाहिए हमारी आइडियल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जैसा हम लोग को सोचना है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो रियल कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो ऐसी थोड़ी सी अलग होती है। देखिए क्यों, अगर मान लिया हम इसको ड्रॉ करते हैं, इसका जो वैलेंस शेल हमारा जो है ये वाला हिस्सा जो इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा एस में एक बॉक्स बनेगा और डी वाले में 5 बनेंगे, 1 2 3 4। देखिए एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 1 2 और डी में 4 1 2 3 4। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एक्सेप्शन में क्या है कि ये आपको ये स्टेटमेंट ही याद रखना है कि हाफ फिल्ड या फिर कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो मच मोर स्टेबल होते हैं इनकम्प्लीटली फिल्ड से। देखिए अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर जो हमारा डी ऑर्बिटल है वो क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर या तो अगर इसको हम एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो कैसा फिल्ड हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। यानी अब हमने बताया भी था कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं। यानी कि अगर अब इसको हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको डोनेट कर दिया जाए तो ये कैसा हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा और ये जो क्रोमियम का एटम जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ से हमको इलेक्ट्रॉन रिमूव करके यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारी जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगी जाकर के वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d5। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि छोटे से एक्सेप्शंस होते हैं, तो इन्हीं पे बेस कभी कभार इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया था या फिर इनका रीजन पूछ लिया था। ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल आपको रीजन इतना लिखना है कि बिकॉज हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मच मोर स्टेबल देन इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी आपको डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, तो आपको अगर मान लिया आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर क्वेरी पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आपका सबसे पहले बात थैंक यू आपको वीडियो को पूरा देखने के लिए, एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।